हेलो दोस्तों, स्काई टीचिंग सेंटर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का एक नया चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते क्या हैं। सबसे बायोलॉजी में देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड पढ़ते हैं और दूसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस होगा वो कैसा होगा, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कौन सा जो कंपोनेंट होता है वो पाया जाता है। तो इसमें हम क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का, जो किस लेवल पे होता है, इनहेरिटेंस के लेवल पे होता है। इसमें हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड में देखिए मेनली हम पढ़ते क्या है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए का अध्ययन करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए और आरएनए का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी, न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर ली जाएगी। तो हम सबसे पहले इसमें न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि इसकी डिस्कवरी की बात की जाएगी। तो इसकी डिस्कवरी में हम देखिए एक साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मीसर। क्या, फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का श्रेय हम किसको देते हैं, फ्रेडरिक मीसर को। एक्चुअली में इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, हम इसमें देखते हैं कि ये है जो बैंडेज, ये जो चोट लगता है, चोट लगने के बाद जो पस आता है, व्हाइटिश रहता है, पस रहता है। पस सेल में क्या होता है, मेनली डब्ल्यूबीसी होती है। जो पस सेल था, पस सेल का डब्ल्यूबीसी था, और वो डब्ल्यूबीसी ये पस सेल कहां से लिए थे, जो बैंडेज होता है वहां से वो क्या किए, चोट लगता है, चोट लगने के बैंडेज जो लगा था वहां बैंडेज से उन्होंने क्या किया, पस सेल को लिया। पस सेल में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी को उन्होंने क्या किया, उस पे डब्ल्यूबीसी का उन्होंने बेसिकली क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करके जो डब्ल्यूबीसी था उसका जो सेल था, न्यूक्लियाई था, जो उसका न्यूक्लियाई था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, सब कुछ फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड देखा। क्या देखा, फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड सिर्फ इन्होंने क्या किया था, पूरे डीएनए की बात नहीं की थी, सब उन्होंने क्या किया था, जो पस सेल था, पस सेल के न्यूक्लियन मतलब वो सेल है उसकी न्यूक्लियस में क्या, फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड देखा। जिसके बाद उन्होंने जो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड देखा था उसके आधार पर सन 1869 में उन्होंने क्या किया, उसको न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। ये पहली सबसे पहली हिस्ट्री क्या हुआ, फ्रेडरिक डिस्कवरी की बात की जाएगी, हम लोग फ्रेडरिक मीसर को बोलेंगे। फ्रेडरिक मीसर ने क्या किया कि जो पस सेल होता है, पस सेल मतलब जिसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस के अंदर क्या किया, वो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड को आइसोलेट किया। उससे क्या किया, आइसोलेट किया, और उसके आधार पे उन्होंने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। ये एक जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रिचर्ड अल्टमान। क्या नाम था, रिचर्ड अल्टमान। उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लिन नाम दिया था, कौन दिया था, फ्रेडरिक मीसर। उन्होंने वो अल्टमान क्या किए, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। किसका, जो न्यूक्लिन अभी तक नाम दिया गया था, ये न्यूक्लिन नाम कौन दिया था, फ्रेडरिक मीसर दिया था, जिसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की डिस्कवरी की बात की जाती है। तो न्यूक्लिन नाम जो दिया गया, तो अल्टमान क्या किए, ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे, जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने न्यूक्लिन जो नाम था उसको किसमें कन्वर्ट, उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड बोला। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि ये जो न्यूक्लिन जो नाम बोला गया था ये क्या, फास्फोरस था। फास्फोरस क्या होता है, एक एसिड होती है। तो उसके एसिडिक नेचर के आधार पर अल्टमान क्या किए, इसकी जो न्यूक्लिन था, न्यूक्लिन को अल्टमान ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। किस आधार पर, एसिडिक नेचर के आधार पर उन्होंने क्या किया, न्यूक्लिन को क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। ठीक, किसके आधार पर, जो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड था वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, और उसका एसिडिक नेचर होने के आधार पे उन्होंने न्यूक्लिन जो नाम दिया था, किसने, रिचर्ड मीसर ने, उसको क्या किया, न्यूक्लिक एसिड बोला।
चलिए तीसरी बात करते हैं, तीसरी साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, ये फीसर, एक केमिस्ट क्या फिर फीसर, ये भी जर्मन केमिस्ट थे, जिनको क्या किया, ये क्या किए, फीसर का क्या योगदान था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उन्होंने ये जो न्यूक्लिक एसिड थी उसमें एक हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स देखा। हेट्रोसाइक्लिक में वो दो टाइप के हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स देखे। कौन, ये फीसर जो थे, ये भी कहाँ के थे, जर्मन के थे। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड जो था उसमें दो क्या किए, दो टाइप का हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवरी किए, जिन्होंने, जिसमें क्या देखा गया, प्यूरीन और पिरिमिडिन। क्या देखे, प्यूरीन और पिरिमिडिन। सबसे फिर से सुनिए, न्यूक्लिक एसिड जो था उसमें फीसर ने क्या किया, दो तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखा। कौन कौन सा, प्यूरीन और पिरिमिडिन। ये किसका योगदान था, ये फीसर का योगदान था। तीसरा पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, ये भी जर्मन बायोकेमिस्ट थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसल बोलते हैं। कोसल क्या किए, ये जो अभी दो टाइप का यहां हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखे थे उसमें प्यूरीन और पिरिमिडिन था। इन्होंने क्या किया, कोसेल बताया जो प्यूरीन और पिरिमिडिन होता है, ये देखिए प्यूरीन और पिरिमिडिन होता है, इन्होंने कोसेल बताया कि ये जो प्यूरीन और पिरिमिडिन होता है ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। डीएनए एक्चुअली था, जो डिस्कवरी हुई थी डीएनए थी, और उसमें डीएनए में भी वो क्या किए, प्यूरीन और पिरिमिडिन जो बताया गया था पहले, प्यूरीन और पिरिमिडिन को भी बताया कि ये क्या भी होती है, प्यूरीन भी दो प्रकार का होता है और पिरिमिडिन भी दो प्रकार का होता है। प्यूरीन में क्या क्या बताया गया, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में क्या बताया गया, साइटोसिन और थायमिन। इनको क्या किया गया था, 1910 में क्या किया था, नोबेल प्राइज भी मिला था। किनको, कोसेल को, जो क्या थे, जर्मन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने जो प्यूरीन और पिरिमिडिन बताया गया उसके आधार पे ये प्यूरीन और पिरिमिडिन को बताया कि प्यूरीन भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, और पिरिमिडिन भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अब चलिए अगला साइंटिस्ट है लिवनी को। लिवनी एक रशियन बायोकेमिस्ट थे, जो कहाँ से थे, न्यूयॉर्क से थे। इन्होंने क्या बताया कि ये जो अभी तक जो बताया गया ये न्यूक्लिक एसिड में शुगर भी पाई जाती है। इन्होंने क्या बताया, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, शुगर भी पाया जाता है। शुगर कैसा होता है, पेंटोज शुगर। कैसा शुगर पाया जाता है, पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर भी पाई जाती है। ठीक है, और जो पेंटोज शुगर था उसमें भी क्या, कौन सा शुगर था, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। ये कौन बताया, ये लेविनी ने बताए थे कि ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है, पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर में भी कौन कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, अब जो पेंटोज शुगर था, पेंटोज शुगर के आधार पे न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, पेंटोज शुगर के आधार। देखिए एक बात समझिए, अगर हम पेंटोज शुगर के आधार पे न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटा, अगर कभी ये पूछा जाए डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है, अगर ये पूछा जाए कभी कि डीएनए और आरएनए जो होता है ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंसेस होता है, तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि जो डिफरेंसेस होता है ये किसके आधार पे होता है, शुगर के आधार पे डिफरेंस पाया जाता है। किसमें, डीएनए, क्योंकि इसी के आधार पे क्या होता है, डीएनए को दो भागों में बांटा गया। डीएनए को क्या करते हैं, दो प्रकार से पढ़ते हैं। पेंटोज शुगर को, शुगर के आधार पे हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटते हैं। इसके आधार पे न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में किसके आधार पढ़ा जाता है, पेंटोज शुगर के आधार। तो पेंटोज शुगर के आधार पे हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटते हैं। किसमें, एक डीएनए बोला जाता है और एक आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड की क्या, केमिकल कंपोजिशन, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो बनी होती है या डीएनए या आरएनए जो बनी होती है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। केमिकली कंपोनेंट कुछ न कुछ पाए जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, या ये जो न्यूक्लिक एसिड होती है किस किस कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है,
न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किस, देखिए फिर से सुनिए, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाएगी, अगर कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो ये एक क्या होता है? पॉलीमर होता है। और पॉलीमर भी किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। अगर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या बोला है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। तो इसमें केमिकली हम बात करें तो इसमें देखिए 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो फास्फोरिक एसिड होगा, ठीक, क्या क्या होगा? फास्फोरिक एसिड होगा, दूसरा पेंटोज शुगर होगा, और तीसरा क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। 3 चीजें। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाएगा? फास्फोरिक एसिड पाई जाएगी, पेंटोज शुगर पाया जाएगा, और नाइट्रोजनस बेस। अब हम इसमें एक एक केमिकल कंपोजिशन की बात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फास्फोरिक एसिड को देखेंगे। चलिए फास्फोरिक एसिड देखिए, फास्फोरिक एसिड के आधार पे ही न्यूक्लिन जो नाम दिया गया था, इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। फास्फोरिक एसिड इसका नाम ही है। इसके आधार पे हम क्या किए थे? जो एसिडिक नेचर होने के कारण ही हम क्या करते हैं? डीएनए या आरएनए के क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड ही तो बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या है? इसका केमिकल कंपोजिशन है H3PO4, जिसका क्या है? ये है स्ट्रक्चर। किसका? फास्फोरिक एसिड का क्या है? ये स्ट्रक्चर है। ठीक, देखिए फास्फोरिक एसिड के ये क्या है? एसिडिक है। इसके नेचर के आधार पे ही जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब दूसरा क्या, कौन सा कंपोनेंट था? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब जो शुगर बताया गया, जो 5 कार्बन का शुगर होता है, वो कितने प्रकार की बताई गई? 2 प्रकार की बताई गई। एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बताया गया, एक राइबोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में या तो क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा या राइबोज शुगर होगा। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाएगा जिस न्यूक्लिक एसिड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। डीऑक्सीराइबोज शुगर जिस भी न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। और राइबोज शुगर जिस न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? आरएनए बोला जाएगा। ये क्या होता है? ये एक पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का शुगर होता है। कैसा होता है? 5 कार्बन। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। क्या चीज? 5 कार्बन। ठीक, अब देखिए इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की ले जाए तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, आरएनए और डीएनए में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होती हैं। सिर्फ क्या होता है? एक ऑक्सीजन का अंतर होता है। देखिए ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, ये है क्या? आरएनए का, पेंटोज शुगर का। देखिए इसमें यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा सिवाय एक जगह। ये जो है, ये देखिए ये दोनों में कंपेयर करिए, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ अंतर कहां पे है? ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, एक कार्बन नंबर क्या है? 5 है। ऐसे ही यहां भी ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये दोनों जगह देखिए कोई अंतर आप लोगों को नहीं दिखेगी। देखिए एक्चुअली में ये भी क्या है? राइबोज शुगर ही है। ये क्या है? ये राइबोज शुगर है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी मतलब ऑक्सी, और उसका डी का मतलब क्या होता है? डी मतलब क्या होता है? कमी होती है। ऑक्सी का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन क्या है? डी मतलब क्या होता है? कमी होती है। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। ये राइबोज शुगर जो है, राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन क्या है? कम है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोज शुगर का ही है, सिर्फ इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे कंपेयर करें कार्बन नंबर 2 पे, अगर डीएनए है तो डीएनए में क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी। अगर आरएनए है तो इसके कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से कंपेयर क्या है? वहां ज्यादा है आरएनए में, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये क्या हुआ? शुगर हो गया। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। तीसरा केमिकल कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, देखिए नाइट्रोजनस बेस की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस को लेविनी जो थे, लेविनी ने प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 बताया गया था।
दो में इन्होंने क्या किया था, प्यूरिन और पिरिमिडिन को भी क्या बताया कि ये भी क्या होते हैं, दो दो प्रकार के होते हैं। लेकिन वो सिर्फ जो देखा गया था, वो जो देखे थे वो डीएनए थे, तो डीएनए में दो ही प्रकार के पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्यूरिन की बात करेंगे। क्या करेंगे, ये सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, डीएनए के या न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या आता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक प्यूरिन हो गया और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन को हम समझ लेते हैं। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन सबसे पहले समझिए, प्यूरिन जो होता है वो उसमें क्या होता है, ये दो रिंग पाए जाते हैं। प्यूरिन में क्या होते हैं, ये डबल रिंग होते हैं, इसमें दो रिंग पाए जाते हैं। दो रिंग होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, ये जो मेंबर की संख्या होगी ये 9 मेंबर से मिलकर बने होते हैं। कितने मेंबर से, दो रिंग होगा, रिंग मतलब क्या, सर्किल होगा, दो रिंग होगा, और उसमें जो भी जितने मेंबर होंगे वो उनकी संख्या क्या होगी, 9 मेंबर पाए जाएंगे और दो रिंग होगा। ठीक है, अब देखिए प्यूरिन में जो होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन में ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन नंबर पहला, तीसरा, सातवां और नौवें पे क्या होगा, पहला कार्बन के साथ साथ तीसरा कार्बन, सातवां कार्बन और नौवें कार्बन पे क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पाया जाएगा। कौन कौन से, पहला कार्बन, तीसरा कार्बन, सातवां कार्बन और नौवें कार्बन पे क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन। कार्बन न होकर के क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। किस किस पोजीशन, पहले पे, तीसरे पे, सातवें पे और नौवें पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो हैं बेसिकली, समझिए दो इसके एग्जाम्पल हैं। एक तो एडेनिन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ग्वानिन हो गया। देखिए दोनों का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये दो रिंग है, पहला रिंग हो गया, ये क्या है, ये पहला रिंग हो गया, ये दूसरा रिंग हो गया। ठीक, ये दो रिंग हो गए, एक ये रिंग हुआ, एक ये रिंग हुआ। इसमें देखिए 9 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए इसके पहले कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और तीसरे कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और सातवें कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और नौवें कार्बन पे नाइट्रोजन होगा। ठीक, ये हुआ एडेनिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन में देखिए छठवें कार्बन पे एमीन ग्रुप पाया जाएगा। क्या पाएगा, NH2 पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, NH2। एमीन ग्रुप किसमें, एडेनिन में क्या होता है, ये डबल रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 9 मेंबर हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर पाए जाएंगे। पहले, तीसरे और सातवें और नौवें पे क्या होगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। और इसके छठवें वाले कार्बन पे क्या है, एमिनो ग्रुप पाई जाएगी। एमिनो ग्रुप में NH2 पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, NH2 ग्रुप पाई जाएगी। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या है, गुआनिन है। गुआनिन में देखिए क्या होता है, ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पहला रिंग ये है, दूसरा रिंग ये है, दो रिंग हो गया। इसमें भी क्या है, 9 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हैं। इसमें भी क्या होगा, पहले कार्बन पे नाइट्रोजन पाया जाएगा, तीसरे कार्बन पे नाइट्रोजन पाया जाएगा, सातवें कार्बन पे नाइट्रोजन पाया जाएगा और नौवें कार्बन पे। बट इसमें क्या है, जो यहाँ पे इसका दूसरा कार्बन है, यहाँ पे एमीन ग्रुप, यहाँ पे देखिए छठवें कार्बन पे एमीन ग्रुप पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूसरे कार्बन पे एमीन ग्रुप पाया जाएगा। छठवें कार्बन पे क्या होगा, ऑक्सी ग्रुप पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ऑक्सी ग्रुप। ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ये ऑक्सी ग्रुप पाया जाएगा किस कार्बन पे, छठवें कार्बन पे। और दूसरे कार्बन पे क्या होगा, एमीन ग्रुप पाया जाएगा। ठीक, समझ में आई इतनी बात। ये क्या है, सबसे पहले ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन होगा। और प्यूरिन जो होता है ये भी क्या होगी, 2 प्रकार के। ये कौन बताया था, लेविनी ने बताया थे। ये कौन, ये रशियन बायोकेमिस्ट थे, जो कहाँ के थे, रशियन थे। और इन्होंने क्या बताया कि जो प्यूरिन होता है वो भी 2 प्रकार की होती है, और पिरिमिडिन में क्या होती है, 2 प्रकार की। लेकिन ध्यान रहे, पिरिमिडिन जो होती 3 प्रकार की होती, लेकिन इन्होंने जो तो बताया था ये 2 ही प्रकार की बताया था, क्योंकि ये या तो डीएनए पे काम करेंगे या तो आरएनए पे काम करेंगे। तो ये जो डीएनए पे काम करने के आधार पे क्या बताए थे, जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन और गुआनिन होता है, पिरिमिडिन होता है। अब उसकी बात कर ली जाए। ओके, चलिए अब अगला हम टॉपिक बात करते हैं, अगली पॉइंट जो है पिरिमिडिन। ठीक, देखिए वहां पे डबल रिंग था, यहाँ पे डबल रिंग ना होकर के सिर्फ ओनली 1 रिंग पाई जाएगी, एक रिंग पाई जाएगी।
और एक रिंग के साथ साथ ही जो नाइट्रोजन पोजीशन होगा नाइट्रोजन का, ये पहले और तीसरे पोजीशन में पाई जाएगी। नाइट्रोजन जो पाया जाएगा सिर्फ एक रिंग का होगा और पहले और तीसरे पे क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पाई जाएगी। और ये 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का। अभी तक हम 2 प्रकार के बताए हैं। किस आधार पे? या तो जो डिस्कवरी करेगा या तो डीएनए देखेगा या तो आरएनए देखेगा। अगर डीएनए देखेगा तो वो क्या करेगा, थायमीन और साइटोसिन की बात करेगी। अगर आरएनए रहेगा तो ये क्या कहेगा, साइटोसिन और यूरासिल की बात करेगा। तो ये कितने प्रकार की हो गई पिरिमिडिन? 3 प्रकार की होगी। कौन कौन से? साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। अब देखिए ये जो थायमीन और ये वाली लाइन अभी नहीं समझ में आएगी, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले ये देखिए, ये साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल की स्ट्रक्चर देखिए। ये देखिए सबसे पहले एक रिंग है, सिर्फ ओनली 1 रिंग पाई जा रही है, एक रिंग है। इसमें क्या होगा, पहले पे और तीसरे पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है। पहले कार्बन पहले पॉइंट पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन। ऐसे यहाँ भी होगा, पहले पे और तीसरे पे क्या होगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, दोनों जगह क्या होगा, नाइट्रोजन। एक रिंग होगा और एक रिंग होने के साथ पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन पाई जाएगी। अब देखिए इन सब में सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी हो गई। अब इसमें देखिए डिसिमिलरिटी क्या है, इसका जो दूसरा और चौथा कार्बन है, यहां देखिए दूसरे कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप लगा है और चौथे कार्बन पे क्या है, एमीन ग्रुप लगी है, ठीक। अब देखिए ये किसका, साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। ये थायमीन में देखिए पहले दूसरे और छठवें पे क्या लगा है, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। ये दूसरा और चौथा पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप लगा है। दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन है और चौथे पोजीशन, पांचवें पोजीशन पे यहाँ क्या है, मेथिल ग्रुप पाई जाएगी। क्या है, मेथिल ग्रुप। यहाँ पे देखिए दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन है, चौथे पोजीशन पे क्या है, एमीन ग्रुप है। थायमीन में क्या है, दूसरे और चौथे पे क्या है, ऑक्सीजन पाई जाएगी, ऑक्सी ग्रुप है। बट यहाँ पे क्या है, पांचवें पे मेथिल ग्रुप पाई जाएगी। क्या चीज, मेथिल, क्या पाई जाएगी, मेथिल ग्रुप पाई जाएगी। अब देखिए ये यूरासिल, ये किसका स्ट्रक्चर, थायमीन का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, ये आपका यूरासिल का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें जो है दूसरे पे और चौथे पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाई जाएगी। इसमें स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर देखिए एक्चुअली में मेन स्ट्रक्चर यूरासिल है। यूरासिल से थायमीन में क्या अंतर है, इसमें मेथिल लगा है और इसमें क्या है, एक यहाँ से ऑक्सी ग्रुप हट करके इसमें क्या होगा, एमीन ग्रुप लग गया है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये देखिए ये वाली पॉइंट को हम क्या बोले कि नहीं समझ में आएगी। अब इसको समझिए, इसमें क्या लिखा गया, 5 मेथिल यूरासिल इज अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमीन। थायमीन का अनदर नेम क्या बताया गया, थायमीन को हम क्या बोल सकते हैं, 5 मेथिल यूरासिल। देखिए ये कौन सा है, ये क्या है, ये थायमीन है, थायमीन बोला गया। थायमीन को हम और किस नाम से बोल सकते हैं, अगर हम इसको हटा दें तो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। अगर इस मेथिल ग्रुप को हटा दें तो ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा यूरासिल जैसा हो जाएगा। मेथिल, अगर थायमीन से हम क्या करें, मेथिल ग्रुप को हटा दो, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यूरासिल जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए थायमीन को हम बोलते हैं। अगर इसमें हम ले आकर के यहाँ पे क्या करें, मेथिल ग्रुप जोड़ दें, मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, थायमीन बोलेंगे, ठीक। क्या बोल देंगे, थायमीन बोल देंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसका क्या, हम इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, 5 मेथिल यूरासिल बोल सकते हैं। किसको, थायमीन को। यही चीज यहां पे लिखा गया है, 5 मेथिल यूरासिल इन अदर नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ थायमीन, ठीक। ओके, कंप्लीट, थैंक यू।